नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। आज हम लोग देखेंगे एड्यूटेरिया का सेट नंबर 31। इससे पहले हम लोगों ने 1 से लेकर 30 सेट पूरे विस्तार से देखे हैं। दोस्तों, इस रविवार को हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे और हम लोग आंकेंगे कि हम लोग ने जो अभी तक 30 सेट देखे हैं उससे कोई फायदा हुआ है या नहीं हुआ है। चलिए दोस्तों, देखते हैं आज का सेट और देखते हैं पहला प्रश्न है, किस अखबार या पत्रिका ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का समर्थन किया था। तो ये समर्थन किया था पायनियर ने, ऑप्शन नंबर सी। किस पत्रिका ने? पायनियर ने। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट ये लागू कब हुआ था? ये लागू हुआ था 1878 ईस्वी, मार्च 1878 ईस्वी में लॉर्ड लिटन के द्वारा लागू हुआ था। दोस्तों, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट मुख्यतः सोम प्रकाश पर प्रतिबंध लगाने के लिए लागू किया गया था। किस पर? सोम प्रकाश का संपादक कौन थे? तो सोम प्रकाश के संपादक थे ईश्वरचंद विद्यासागर। दोस्त, आप लोग बताएं, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के कारण कौन सी पत्रिका अंग्रेजी में छपने लगी थी? तो अमृत बाजार पत्रिका वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अंग्रेजी में प्रकाशन होने लगा था। दोस्तों, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट क्या था? तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट में था, अगर कोई अखबार में आपत्तिजनक चीज छपती है तो सरकार उसकी प्रिंटिंग प्रेस सहित सारी संपत्ति जब्त कर लेगी। और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को रद्द किसने किया था? लॉर्ड रिपन ने। किसने? लॉर्ड रिपन ने इसे रद्द किया था। चलिए, प्रश्न है, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध किसके शासनकाल के दौरान घटित हुई थी? तो ये वारेन हेस्टिंग के शासनकाल में, ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं काल। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध ये 1775 से 82 तक चला था और ये सलवाई की संधि से समाप्त हुआ। किस संधि से? सलवाई की संधि से। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध ये 1803 से 6 तक चला था और ये मंगलोर की संधि से समाप्त हुआ। कौन सी संधि? मंगलोर की संधि से। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध ये 1817 से 1818 तक चला और मंदसौर की संधि से समाप्त हुआ। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध किसके समय में हुआ था? तो लॉर्ड हेस्टिंग के समय में। और लॉर्ड हेस्टिंग ने ही पिंडारियों का दमन किया था। चलिए दोस्तों, देखते हैं अगला प्रश्न है, उस्ताद मंसूर किसके दरबार के प्रमुख चित्रकार थे? तो ये जहांगीर के थे। किसके दरबार के प्रमुख चित्रकार थे? जहांगीर के समय में अबुल हसन, मोहम्मद मुराद, विशन दास, दौलत और आगा रजा, ये सारे प्रमुख चित्रकार थे। अच्छा, अकबर के समय में प्रमुख चित्रकार कौन थे? तो अब्दुल समद और दशवंत अकबर के समय के प्रमुख चित्रकार थे। अच्छा, आप लोग बताएं, अकबर के जो नवरत्न थे वो कौन कौन थे? रिवाइज कर लें। अकबर के दरबार में जो नवरत्न थे वो कौन कौन थे? तो बीरबल, अबुल फजल, अब्दुल रहीम खाना, मान सिंह, टोडरमल, फैजी, फकीर अजियाउद्दीन और मुल्ला दो प्याजा, ये अकबर के दरबार में नवरत्न थे। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, द्वैतवाद का सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो द्वैतवाद के प्रतिपादक थे माधवाचार्य, ऑप्शन नंबर बी। शंकराचार्य अद्वैतवाद के प्रतिपादक थे। अद्वैतवाद के प्रतिपादक थे शंकराचार्य। रामानुजाचार्य विशिष्ट द्वैतवाद के प्रतिपादक थे। निकम्माचार्य द्वैतवाद के प्रतिपादक थे। अच्छा, आप लोग बताएं, बल्लवाचार्य किसके प्रतिपादक थे? तो बल्लवाचार्य शुद्ध द्वैत के प्रतिपादक थे बल्लवाचार्य। देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न है, दीवाने कोही विभाग की स्थापना किस शासक ने की थी? तो दीवाने कोही की स्थापना
किसने किया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। बलबन ने किसकी स्थापना किया था? तो बलबन ने दीवाने अर्ज की स्थापना किया था। किसका? दीवाने अर्ज की स्थापना बलबन ने किया था। अलाउद्दीन खिलजी ने किसकी स्थापना किया था? तो दीवाने मुस्तखराज की स्थापना किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। फिरोज शाह तुगलक ने किस किया था? तो दीवाने खैरात, दीवाने बंदगान और दीवाने इस्तिकहाक की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने किया था। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, लोहार वंश का संस्थापक निम्नलिखित में से कौन था? तो लोहार वंश का संस्थापक कौन था? संग्रामराज। ऑप्शन नंबर बी। यादव वंश का संस्थापक भिल्लम पंचम थे। अच्छा, होयसल वंश का संस्थापक कौन थे? विष्णुवर्धन थे। कंदम वंश के संस्थापक कौन थे? मयूर सरवन थे। अच्छा, आप लोग बताएं, गंग वंश के संस्थापक कौन थे? गंग वंश के संस्थापक थे वज्रहस्त पंचम। और काकतीय वंश के संस्थापक कौन थे? काकतीय वंश के बीटा प्रथम। कौन थे? बीटा प्रथम संस्थापक थे। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, किस विद्वान ने बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बताया था? तो ये तारानाथ ने बताया था। किसने? तारानाथ ने बताया था। तो बिंदुसार की बात है, तो बिंदुसार को अमित्र घात के नाम से भी जाना जाता है। अच्छा, वायु पुराण में बिंदुसार को क्या कहा? तो वायु पुराण में बिंदुसार को भद्रसार कहा। क्या कहा? भद्रसार कहा। जबकि जैन ग्रंथ के अनुसार बिंदुसार को सिंहसेन कहा। क्या कहा? सिंहसेन कहा गया। अच्छा, सीरिया नरेश थे कौन? एंटियोकस प्रथम। इन्होंने बिंदुसार के दरबार में अपना दूत भेजा था। उसका नाम था डायमेकस। क्या नाम था? डायमेकस नाम था। क्या था? डायमेकस। अच्छा, बिंदुसार का काल कब से कब तक था? तो ये 298 ईसा पूर्व गद्दी पर बैठा और कब तक रहा? 273 ईसा पूर्व तक शासन किया था। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, बिंदेश्वर मंदिर कहाँ है? तो बिंदेश्वर मंदिर कहाँ है? तो इसका आंसर हो जाएगा तंजौर। ऑप्शन नंबर बी। चलिए आप लोग बताएं, कोणार्क का सूर्य मंदिर का निर्माण किसने करवाया? नरसिंहदेव प्रथम ने कोणार्क के सूर्य मंदिर का बनाया। अच्छा, एलोरा का कैलाश मंदिर, एलोरा का 2 कैलाश मंदिर है, ठीक ना? तो एलोरा का कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया? तो एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण कृष्ण प्रथम ने कराया। किसने? कृष्ण प्रथम ने। अच्छा, लिंगराज मंदिर का निर्माण किसने कराया? लिंगराज मंदिर का निर्माण कराया ययाति केसरी ने। किसने? ययाति केसरी ने करवाया था। चलिए दोस्तों, देखते हैं अगला प्रश्न। अब प्रश्न है, किस वेद में कन्याओं की जन्म की निंदा करता है? निम्नलिखित में से कौन सा वेद कन्याओं की जन्म की निंदा करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थववेद में कन्याओं की जन्म की निंदा की गई। और अर्थववेद में ही सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। सभा और समिति को। चलिए दोस्तों, आप लोग बताएं, ऋग्वेद पढ़ने वाले को क्या कहते हैं? ऋग्वेद पढ़ने वाले को होत्री कहते हैं। यजुर्वेद पढ़ने वाले को अथर्वयु कहते हैं। सामवेद पढ़ने वाले को उद्गाता कहते हैं। क्या कहते हैं? उद्गाता कहते हैं। और अर्थववेद पढ़ने वाले को ब्रह्मा कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रह्मा कहते हैं। देखते प्रश्न है, वैदिक काल में जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिला को क्या कहा जाता है? तो अमाजु कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अमाजु कहा जाता है। विषपति, विष के प्रधान को विषपति कहा जाता था।
विश्व के प्रधान को विश्वपति कहा जाता है। आर्यों के प्रशासनिक इकाई का आरोही क्रम हम लोग जान लेते हैं। कुल, ग्राम, विश्व, जन, राष्ट्र। ग्राम के मुखिया को ग्रामणी, विश्व का मुखिया को विश्वपति और जन के मुखिया को राजन कहा जाता था। अच्छा, गाय को क्या कहा जाता था? गाय को अघन्य कहा जाता था। क्या कहा जाता था? अघन्य कहा जाता था। अच्छा, सीता क्या होता था? तो हल्की रेखा को सीता कहा जाता था। और हल को क्या कहा जाता था? तो हल को सीरा कहा जाता था। हल को सीरा कहा जाता था। उत्तर वैदिक काल और ऋग वैदिक काल को दो भाग में हम लोग विभाजित करते हैं। ऋग वैदिक काल 1500 ईसा पूर्व, 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व को हम लोग ऋग वैदिक काल में रखते हैं। और उत्तर वैदिक काल तो 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व को उत्तर वैदिक काल कहा जाता है। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, किस ग्रह का विशिष्ट गुण उसके चुंबकीय क्षेत्र का होना? तो किस ग्रह का? बुध ग्रह का। ऑप्शन नंबर बी, बुध ग्रह, जो सबसे छोटा ग्रह है, जिसके पास कोई भी उपग्रह नहीं है। बुध के पास कोई भी उपग्रह नहीं है। अच्छा, बुध जो है सूर्य का चक्कर कितना दिन में लगाता है? तो 88 दिन में। कितने दिन में? 88 दिन में। अच्छा, आप लोग बताएं, सबसे गर्म ग्रह, सबसे गर्म ग्रह कौन है? तो सबसे गर्म ग्रह है शुक्र। कौन सा? शुक्र। और शुक्र के पास भी कोई भी उपग्रह नहीं है। शुक्र के पास भी कोई उपग्रह नहीं है। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। अच्छा, बृहस्पति का पीला रंग किसके कारण? तो SO2 के कारण। बृहस्पति का पीला रंग SO2 के कारण। और शनि का काला रंग N2 के कारण। शनि का काला रंग N2 के कारण। और अरुण का हरा रंग किसके कारण? तो मीथेन के कारण। किसके कारण? मीथेन के कारण। वही बात करें तो सबसे कम द्रव्यमान किसका है? तो शनि का है। कहा जाता है कि शनि को अगर पानी पर रखा जाए तो वह तैरने लगता है। चलिए दोस्तों, देखते हैं अगला प्रश्न है, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किस ज्वालामुखी को कहा जाता है? तो स्टाम्बोली ज्वालामुखी। ऑप्शन नंबर डी। ये स्टाम्बोली ज्वालामुखी कहाँ है? इटली में है। कहाँ? इटली क्षेत्र में पड़ता है। इटली में दो ज्वालामुखी है, एटना और स्टाम्बोली। ये दोनों कहाँ है? इटली में। ये दोनों सक्रिय ज्वालामुखी है। ये दोनों सक्रिय ज्वालामुखी। अच्छा, प्रसुप्त ज्वालामुखी जिसमें कभी कभी ज्वालामुखी आते हैं, फ्यूजीशिमा ज्वालामुखी और विसुवियन ज्वालामुखी, यह भूमध्य सागर में है। अच्छा, शांत ज्वालामुखी जिसमें बहुत पहले कभी उद्गार हुआ हो, उसके बाद उसमें उद्गार नहीं हुआ हो, तो उसे कहते हैं शांत ज्वालामुखी, जिसमें किलिमंजारो जो सबसे प्रसिद्ध है। अच्छा, एशिया के क्षेत्र में भी एक ज्वालामुखी है, बैरन द्वीप के पास, बैरन ज्वालामुखी। कौन सी? बैरन ज्वालामुखी। अच्छा दोस्तों, आप लोग बताएं, सबसे ऊंचाई पर स्थित ज्वालामुखी? तो सबसे ऊंचाई पर स्थित ज्वालामुखी कोटोपैक्सी। कौन सा? कोटोपैक्सी, इक्वाडोर में है। चलिए दोस्तों, देखते हैं अगला प्रश्न है, आसवान बांध किस नदी पर है? तो ये नील नदी पर है। किस नदी पर? नील नदी पर। ऑप्शन नंबर बी। नील नदी का उद्गम स्थान विक्टोरिया झील से। किससे? विक्टोरिया झील से। अच्छा, करीबा बांध किस नदी पर? जैम्बेजी नदी पर। किस नदी पर? जैम्बेजी नदी पर। केंजी बांध किस नदी पर? नाइजर नदी पर है। किस नदी पर? नाइजर नदी पर है। अच्छा, आप लोग बताएं, लिम्पोपो नदी जो है, यह मकर रेखा को 2 बार काटती है। यह मकर रेखा को 2 बार काटती है। कितनी बार? 2 बार काटती है। प्रश्न है, कौन सी नदी कृष्णा की सहायक नदी है? देख लेते हैं, मूसी, कोयना, दूधगंगा, ये तीनों सहायक नदी है। किसकी? कृष्णा की। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कृष्णा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो महाराष्ट्र के महाबलेश्वर के पास। चलिए, आज हम लोग गोदावरी की सहायक नदियां जान लेते हैं। गोदावरी की सहायक नदियां कौन सी हैं? तो पेनगंगा, वेनगंगा, सबरी, प्राणहिता, मंजिरा, वर्धा, प्रवरा, ये गोदावरी की सहायक नदियां हैं। गोदावरी को
वृद्ध गंगा भी कहा जाता है और दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है। चलिए दोस्तों, प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक वर्षा किस मानसून के कारण होती है? तो ये दक्षिण पश्चिम मानसून, ऑप्शन नंबर ए, दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण। यानी भारत में अधिकांश वर्षा, लगभग 80% वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण होती है। किसके कारण? दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण। अच्छा, आप लोग बताएं, दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? तो ये तमिलनाडु क्षेत्र में, तमिलनाडु क्षेत्र में सबसे कम वर्षा होती है। क्यों? क्योंकि वह वृष्टि छाया क्षेत्र में आता है। अच्छा, आप लोग बताएं, ग्रीष्म ऋतु में असम और पश्चिम बंगाल में तीव्र हवाएं चलती है, जिससे गरज के साथ वर्षा होती है। इस हवा को क्या कहते हैं? यानी पूर्वोत्तर भारत में उस हवा को क्या कहते हैं हम लोग? तो उसे कहते हैं नॉर्वेस्टर। क्या कहते हैं? नॉर्वेस्टर कहते हैं। और बंगाल में इसे काल वैशाखी कहते हैं। बंगाल में इसे काल वैशाखी कहते हैं, काल वैशाखी कहते हैं। कर्नाटक में इसे चेरी ब्लॉसम कहते हैं, कर्नाटक में चेरी ब्लॉसम कहते हैं या कॉफी वर्षा कहते हैं। और केरल वाले क्षेत्र में मैंगो शावर कहते हैं, केरल वाले क्षेत्र में मैंगो शावर कहते हैं। चलिए दोस्तों, देखते हैं अगला प्रश्न है, पड़ोसी देश बांग्लादेश के साथ कितने भारतीय राज्य सीमा साझा करते हैं? हम लोग पड़ोसी राज्य से देशों से सम्मिलित राज्यों के बारे में हम लोग इतना बार देखें कि हम लोग को कंठस्थ हो जाना चाहिए। चलिए आज भी देख लेते हैं। तो कितने राज्य सीमा साझा करते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 5 राज्य। कौन कौन 5 राज्य? तो 5 राज्य हो गए वेस्ट बंगाल, असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा। ये 5 राज्य बांग्लादेश से सीमा साझा करते हैं, जिसमें सबसे अधिक सीमा साझा वेस्ट बंगाल करती है। कौन? पश्चिम बंगाल करते हैं। अच्छा, चीन से कितने? तो चीन से कितने राज्य सीमा साझा करते हैं? तो चीन से देख लेते हैं, चीन से कितने राज्य सीमा साझा करते हैं? तो लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। यानी 4 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश। वहीं पाकिस्तान से कितने राज्य सीमा साझा करते हैं? तो लद्दाख, जम्मू कश्मीर, ये 2 केंद्र शासित प्रदेश। इसके बाद पंजाब, राजस्थान और गुजरात, यानी 3 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश सीमा साझा करते हैं। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, भारत तथा चीन के मध्य मैक-मोहन रेखा का निर्धारण किस वर्ष किया गया था? तो ये किया गया था 1914 में, ऑप्शन नंबर बी। कब किया गया था? 1914 में। और भारत पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा का निर्धारण 1947 में किया गया था। कब किया गया था? 1947 में किया गया था। अच्छा, आप लोग बताएं, भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता हुआ था, ये कब हुआ था? पंचशील समझौता कब हुआ था? तो ये 29 अप्रैल 1954 में हुआ था। कब? 29 अप्रैल 1954 में हुआ था। चलिए दोस्तों, देखते हैं। प्रश्न है, शिमला तथा मनाली का क्षेत्र हिमालय के किस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं? हम लोग बहुत बार देखें, ये लघु हिमालय के अंतर्गत आते हैं। किसके? लघु हिमालय के अंतर्गत आते हैं। जितने भी घूमने वाले जगह है, शिमला, मनाली, कुल्लू, ये सारे किसके अंतर्गत आते हैं? लघु हिमालय के अंतर्गत आते हैं। ट्रांस हिमालय, काराकोरम श्रेणी और सियाचिन ग्लेशियर, ये ट्रांस हिमालय के अंतर्गत आते हैं। और बृहद हिमालय के अंतर्गत सारे ऊंची चोटियां, माउंट एवरेस्ट, नामचा बर्मा या धौलागिरी, नंदा देवी, ये सारे किसके अंतर्गत आते हैं? बृहद हिमालय के अंतर्गत आते हैं। चलिए दोस्तों, प्रश्न है, सीमा सुरक्षा बल की स्थापना कब की गई? यानी एसएसबी की स्थापना कब हुआ? तो ये एसएसबी की स्थापना 1965 में हुआ। कब? 1965 में। सीआरपीएफ की स्थापना कब हुआ? सीआरपीएफ की स्थापना 1939 में हुआ। और सीआईएसएफ की स्थापना 1969 में हुआ। 1969 में हुआ। तो आईटीबीपी की स्थापना 1962 में हुआ। 1962 में हुआ। और असम राइफल की स्थापना 1835 में हुआ। 1835 में हुआ। और कोस्ट गार्ड की स्थापना 1978 में हुआ। और एनसीसी की स्थापना 1948 में हुआ। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, प्रायद्वीपीय भारत निम्न हिम युगों में से किस युग में हिमानीकृत हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्लीस्टोसीन युग में, ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं अगला प्रश्न।
प्रश्न है भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसमें भूतापीय ऊर्जा स्रोत नहीं पाए जाते हैं? तो ये गंगा डेल्टा क्षेत्र में नहीं पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। होता क्या है, पृथ्वी के नीचे जो गर्म पदार्थ है जिसे मैग्ना कहा जाता है, वह हलचल के कारण वो ऊपर आ जाते हैं, और वो चूंकि गर्म होते हैं, ऊपर आने से वहाँ की जो जल होती है वह वाष्पीकृत होती है। तो उसी वाष्प से, उसी भाप से क्या है, भूतापीय ऊर्जा प्राप्त किया जाता है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है राजनीति की रपटीली राहें पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक हैं हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी। ऑप्शन नंबर सी। वाजपेयी जी के द्वारा एक और पुस्तक लिखी गई है, संसद के 3 दशक। संसद के 3 दशक वाजपेयी के द्वारा लिखा गया है। अच्छा, लाल कृष्ण आडवाणी, लाल कृष्ण आडवाणी के द्वारा भी एक बुक लिखा गया है, माई कंट्री माई लाइफ। माई कंट्री माई लाइफ किसके द्वारा लिखी गई है? ये लाल कृष्ण आडवाणी के द्वारा लिखी गई। राजीव गांधी के जीवनी लिखा है सोनिया गांधी ने। किसने? सोनिया गांधी ने। अच्छा, लेट्स किल गांधी, लेट्स किल गांधी के लेखक कौन है? तुषार गांधी। कौन है? तुषार गांधी हैं। जयप्रकाश नारायण की जीवनी द ड्रीम ऑफ रिवॉल्यूशन, जयप्रकाश नारायण, इसके लेखक है विनोद और सुजीता प्रसाद। विनोद प्रसाद और सुजीता प्रसाद। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 24 अप्रैल को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। अप्रैल में जितने भी हैं हम लोग देख लेते हैं प्रमुख दिवस अप्रैल के प्रमुख दिवस। 14 अप्रैल को हम लोग मनाते हैं अम्बेडकर जयंती। क्या मनाते हैं? अम्बेडकर जयंती। 17 अप्रैल को हम लोग मनाते हैं विश्व हीमोफीलिया दिवस। विश्व हीमोफीलिया दिवस, विश्व हीमोफीलिया दिवस। वहीं 18 अप्रैल को हम लोग मनाते हैं विश्व विरासत दिवस। विश्व विरासत दिवस। 22 अप्रैल को हम लोग मनाते हैं विश्व पृथ्वी दिवस। विश्व पृथ्वी दिवस। 23 अप्रैल को हम लोग क्या मनाते हैं? तो 23 अप्रैल को हम लोग मनाते हैं विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस। विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है राष्ट्रीय आय समिति का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था? इसे हम लोगों ने अगले पीछे भी देखे हैं। तो ये पीवी महालनोबिस की अध्यक्षता में राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया गया था। एम विश्वेश्वरैया, इन्हें इंजीनियर मैन के नाम से जाना जाता है। इंजीनियर मैन के नाम से जाना जाता है। अच्छा, आप लोग बताएं मल्होत्रा समिति, मल्होत्रा समिति किससे संबंधित था? मल्होत्रा समिति तो बीमा क्षेत्र सुधार के लिए मल्होत्रा समिति का गठन किया गया था। और गोस्वामी समिति का गठन किसके लिए किया गया था? तो गोस्वामी समिति का गठन औद्योगिक रुग्णता के कारण, औद्योगिक रुग्णता से संबंधित था गोस्वामी समिति। अच्छा, आबिद हुसैन समिति, आबिद हुसैन समिति का गठन लघु उद्योग से संबंधित था। किससे संबंधित था? लघु उद्योग से संबंधित था। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है मानव विकास सूचकांक के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस विषय को सम्मिलित नहीं किया जाता है? तो किसे सम्मिलित नहीं किया जाता? जनसंख्या को। ऑप्शन नंबर ए। ये 3 मानव विकास सूचकांक, ये 3 चीज उसके शामिल किए जाते हैं, शिक्षा, प्रति व्यक्ति आय और जीवन प्रजास्था। अच्छा, ये जारी कौन करता है? मानव विकास सूचकांक जारी करता है यूएनडीपी। कौन जारी करता है? यूएनडीपी। पहली बार 1990 में जारी किया गया था। और वो जारी सबसे पहले कौन किए थे? महबूब उल हक, जो पाकिस्तान के थे। उनका सहायक के लिए डॉक्टर अमर्त्य सेन भी थे। अच्छा, मानव विकास सूचकांक का उच्चतम मान कितना हो सकता है? हाईएस्ट स्कोर कितना हो सकता है? तो उच्चतम मान इसका 1.0 हो सकता है। कितना हो सकता है? 1.0। प्रश्न है सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी? तो ये किस पंचवर्षीय योजना के दौरान किया गया था? प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान। किसके दौरान? प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान। इसका शुरुआत कब हुआ था? 1952 में। कब हुआ था? 1952 में। प्रथम पंचवर्षीय योजना हेराल्ड डोमार मॉडल पर आधारित थी। हेराल्ड डोमार मॉडल पर आधारित थी। और इसमें किस पर जोर दिया गया था? तो कृषि पर जोर दिया गया था। जबकि द्वितीय पंचवर्षीय योजना
पीवी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। इसमें भारी उद्योग पर जोर दिया गया था। इसी के दौरान दुर्गापुर, भिलाई, राउरकेला इस्पात कारखाने लगाए गए थे। तृतीय पंचवर्षीय योजना, इसमें कृषि और उद्योग दोनों पर जोर दिया गया था। इसके दौरान बोकारो आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना किया गया था। तृतीय पंचवर्षीय योजना के दौरान ही हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना, ये डीआर गॉडगिल मॉडल पर आधारित थी। समाजवादी समाज की स्थापना करना इसका मुख्य उद्देश्य था। परिवार नियोजन किसमें स्टार्ट हुआ था? तो चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के दौरान ही 14 राष्ट्रीयकृत बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, आर्थिक दृष्टिकोण से विनिर्माण तथा बिजली निर्माण किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? तो ये द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत है। ऑप्शन नंबर बी। अच्छा, प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत क्या आते हैं? तो आधारभूत उद्योग, कृषि से जुड़े उद्योग, जैसे देख लेते हैं कृषि, वन, पशुपालन, मत्स्य पालन, खनन, ये सारे किस क्षेत्र में आते हैं? प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं। द्वितीय क्षेत्र में विद्युत, गैस, जलापूर्ति, औद्योगिक क्षेत्र, ये सारे किस में आते हैं? द्वितीय क्षेत्र में आते हैं। अच्छा, तृतीय क्षेत्र में सेवा से संबंधित, जैसे व्यापार, होटल, परिवहन सेवाएं या व्यावसायिक सेवाएं, ये किस में आते हैं? तो ये तृतीय क्षेत्र में आते हैं। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, संविधान सभा द्वारा गठित सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो सलाहकार समिति के अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, हम लोग कुछ संविधान सभा की छोटी समितियां देख लेते हैं। छोटी समितियां से भी क्वेश्चन बनते हैं। बड़ी समितियां तो हम लोग को याद है, छोटी समितियां देख लेते हैं। तो छोटी समिति में संविधान सभा के कार्य संबंधी समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो जीवी मावलंकर थे। अच्छा, छोटी समितियों में ही कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? के.एम. मुंशी थे। कौन थे? के.एम. मुंशी थे। अच्छा, सदन समिति के अध्यक्ष थे पी सीतारमैया थे। और राष्ट्रध्वज तदर्थ समिति के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अच्छा, संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? तो बी.एन. राव। कौन थे? बी.एन. राव संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, उपराष्ट्रपति का पद किस देश से लिया गया है? उपराष्ट्रपति का पद किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये अमेरिका से लिया गया। ऑप्शन नंबर ए, अमेरिका से। और क्या लिए गए? मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनरावलोकन, संविधान की सर्वोच्चता, राष्ट्रपति का महाभियोग, उद्देशिका का विचार, ये अमेरिका से लिए गए। अच्छा, कनाडा से क्या लिए गए? संघात्मक व्यवस्था और अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास, शक्तियों का विभाजन और राज्यपाल की नियुक्ति, ये कनाडा से लिए गए हैं। रूस से लिए गए हैं मौलिक कर्तव्य और प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का आदर्श रूस से लिया गया है। आयरलैंड से क्या लिए गए? आयरलैंड से नीति निर्देशक तत्व और राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में जो कला साहित्य आदि के क्षेत्र में मनोनयन होता है वो, और राष्ट्रपति का निर्वाचन प्रक्रिया, ये किससे लिया गया है? ये आयरलैंड से लिया गया। अच्छा, फ्रांस से क्या लिया गया है? तो फ्रांस से स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का आदर्श लिया गया है और गणतंत्रात्मक व्यवस्था लिया गया है। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, विधायकों तथा सांसदों द्वारा ली जाने वाली शपथ या प्रतिज्ञा का प्रारूप किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो ये किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो हम लोग जानते हैं ये अनुच्छेद 3 में वर्णित है। अनुसूची 3 में वर्णित है। किसमें? तीसरी अनुसूची में। पूरा अनुसूची देख लेते हैं। 12 अनुसूची हम लोग क्लियर कर लेते हैं। अनुसूची 1 में संघ और राज्य क्षेत्र का वर्णन। अनुसूची 2 में क्या है? वेतन की चर्चा, वेतन और पेंशन की चर्चा। 3 में देख लिए शपथ। 4 में है राज्यसभा सदस्यों। 5 में क्या है? ST/SC के लिए आरक्षण। 6 में क्या है? तो पूर्वोत्तर के 4 राज्य। वो 4 राज्य कौन कौन है? वो 4 राज्य असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा, वहाँ के जनजातीय क्षेत्रों के बारे में है। अनुसूची 7 में है सूची के बारे में। अनुसूची 8 है भाषा के बारे में। अनुसूची 9 है संपत्ति का अधिग्रहण के बारे में।
अनुसूची 10 है दल बदल अधिनियम से, अनुसूचित 11 है पंचायत और 12 में है नगर पालिका। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है भारत के वर्तमान राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का अपने पद के अनुसार क्रमशः क्या है? तो राष्ट्रपति अभी 15वें नंबर के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हैं और 14वें नंबर के उपराष्ट्रपति जगदीश धनखड़ हैं। चलिए अच्छा आप लोग बताएं, अभी हमारे जो प्रधानमंत्री वो कितने नंबर के? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15वें नंबर के प्रधानमंत्री हैं। अच्छा अब हमारे जो लोकसभा अध्यक्ष हैं वो कितने नंबर के? ओम बिरला वह 17वें नंबर के हैं। और हमारे जो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं DY चंद्रचूड़ वो 50वें नंबर के चीफ जस्टिस हैं। अच्छा आप लोग बताएं नौसेना प्रमुख कौन है? तो नौसेना प्रमुख है R हरिकुमार, वो 25वें नंबर के हैं। जबकि वायुसेना के अध्यक्ष हैं विवेक चौधरी, वह 27वें नंबर के हैं। और थल सेना अध्यक्ष है मनोज पांडे, वह 29वें नंबर के हैं। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है भारत में किसी राज्य को विशेष राज्य का दर्जा किस फॉर्मूले के आधार पर दिया जाता है? तो ये किस फॉर्मूले के आधार पे? महालनोबिस फॉर्मूला, ऑप्शन नंबर बी। महालनोबिस फॉर्मूले के आधार पर विशेष राज्य का दर्जा देता। पहली बार विशेष राज्य का दर्जा 1969 में दिया गया था। पूर्वोत्तर के पूर्वोत्तर नहीं देख लेते हैं, वो 3 राज्य थे असम, नागालैंड और जम्मू कश्मीर। ये तीनों को 1969 में महालनोबिस फॉर्मूले पर उस समय जो 5वें वित्त आयोग थे उन्होंने सिफारिश किया था और इस 3 राज्य को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था। अच्छा इसमें कहा क्या गया? ये जो महालनोबिस फॉर्मूला है क्या? तो महालनोबिस फॉर्मूला कहता है कि राज्यों की आवश्यकता पूरा करने के बाद जो भी संसाधन बच जाते हैं उसमें से 60% जनसंख्या के आधार पर, 25% प्रति व्यक्ति आय पर, अब 7.5% राजकोषीय प्रदर्शन के आधार पर और 7.5% राज्यों की विशेष परिस्थितियों के आधार पर वितरण किया जाए। ये था महालनोबिस फॉर्मूला। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न कह रहा है भारतीय संसद की औपचारिक स्थापना कब हुई थी? तो इसकी औपचारिक स्थापना कब हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा 31 मई 1952 को। 31 मई 1952 को हुआ था। 26 जनवरी 1950 संविधान लागू हुआ। 26 नवंबर 1949 संविधान सभा के द्वारा संविधान को अंगीकृत किया गया, प्रस्तुत किया गया, अधिनियमित किया गया था। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है पंचायती राज संबंधी प्रमुख समितियों का मिलान गलत है। देख लेते हैं कौन सा मिलान गलत है। बलवंत राय मेहता समिति 57 बिल्कुल सही है। अशोक मेहता समिति 1977 ये भी सही है। GBK राव समिति 1985 ये भी सही है। ML सिंघवी समिति 1988 ये गलत है। ऑप्शन नंबर डी ML सिंघवी समिति का गठन 1986 में किया गया था। कब किया गया था? 1986 में किया गया था। और यही ML सिंघवी समिति के सिफारिश पर ही पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया 73वें संविधान संशोधन के तहत। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है चीन का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो चीन का राष्ट्रीय खेल है टेबल टेनिस। क्या है? टेबल टेनिस। अच्छा जापान का राष्ट्रीय खेल क्या है? जापान का राष्ट्रीय खेल है सूमो। क्या है? सूमो। जापान का राष्ट्रीय खेल सूमो। जबकि अमेरिका का राष्ट्रीय खेल है बेसबॉल। अमेरिका का राष्ट्रीय खेल है बेसबॉल। इंडोनेशिया का राष्ट्रीय खेल है बैडमिंटन। इंडोनेशिया का बैडमिंटन। और इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का क्रिकेट। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का क्या है? क्रिकेट। जबकि इंडिया और पाकिस्तान का क्या है? हॉकी। इंडिया और पाकिस्तान का क्या है? हॉकी। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है भारत ने ओलंपिक में पहली बार स्वर्ण पदक कब जीता था? तो ये 1900 ईस्वी में जीता था। ऑप्शन नंबर ए। कब जीता था? 1900 ईस्वी में। और जीते कौन थे? तो जीते थे नॉर्मन फ्रिजार्ड ने जीता था। नॉर्मन फ्रिजार्ड ने जीता था। इन्होंने 2 रजत पदक जीते थे। 2 रजत पदक जीते थे। अच्छा आप लोग बताएं
ओलंपिक की बात हुई तो प्राचीन ओलंपिक खेलों कब प्रारंभ हुआ? प्राचीन ओलंपिक खेल कब प्रारंभ हुआ? तो ये 776 ईसा पूर्व यूनान में प्रारंभ हुआ। 776 ईसा पूर्व यूनान में प्रारंभ हुआ। और आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब हुआ? तो ये 1896 में। 1896 में। अच्छा, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का गठन कब हुआ? तो ये हुआ 1894 में। और इसका मुख्यालय कहाँ है? लोसाने, स्विट्जरलैंड में। लोसाने, स्विट्जरलैंड में। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, किसी जीवित शरीर के भीतर कोशिका या उत्तक की मृत्यु को क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं नेक्रोसिस। ऑप्शन नंबर बी। क्या कहते हैं? नेक्रोसिस कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाशीय ऊर्जा किसमें परिवर्तन होता है? तो प्रकाशीय ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन होता है। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। प्रकाश संश्लेषण कैसी अभिक्रिया है? तो यह रिडक्स अभिक्रिया है। कैसी अभिक्रिया होती है इसमें? रिडक्स, यानी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होता है। CO2 का ऑक्सीडेशन होता है, CO2 का ऑक्सीडेशन होता है, और जल का रिडक्शन होता है, जल का रिडक्शन होता है। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन ग्रीन हाउस गैस का उदाहरण नहीं है? ग्रीन हाउस गैस से हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, बीपीएससी में भी आया हुआ है। कौन इसके उदाहरण नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड नहीं, नाइट्रस एसिड इसके उदाहरण है। नाइट्रस एसिड इसके उदाहरण है। चलिए दोस्तों, यानी जल वाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये सारे जो हैं ग्रीन हाउस गैस के उदाहरण हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। और नाइट्रस एसिड प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा जंतु स्तनपायी नहीं है? तो स्तनपायी कौन नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, शार्क। शार्क स्तनपायी नहीं है, बाकी चूहा, चमगादड़ ये स्तनपायी है। अच्छा, स्तनपायी में और कौन कौन आते हैं? तो कंगारू, कंगारू आते हैं, ब्लू व्हेल आते हैं, ब्लू व्हेल स्तनपायी में आते हैं। अच्छा, वो स्तनपायी बताएं जो अंडा देते हो। तो एकिडना, एकिडना और प्लेटिस्पस, प्लेटिस्पस, ये दो स्तनपायी हैं जो अंडे देते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मानव मूत्र का असामान्य घटक है? असामान्य घटक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा एल्यूमिन। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। अच्छा, मानव मूत्र, मानव मूत्र का सामान्य घटक क्या क्या होते हैं? तो जल, क्या होते हैं? जल, लवण, यूरिया और यूरिक एसिड। यूरिया और यूरिक एसिड, यूरिक अम्ल, ये सामान्य घटक हैं। जबकि असामान्य घटक कौन है? तो कीटोन और एल्यूमिन। कीटोन और एल्यूमिन इसके असामान्य घटक हैं। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न कह रहा है, 1.5 ओम 1.5 ओम के प्रतिरोध वाले परिपथ पर 150 वोल्ट लगाया जाता है, तो प्रतिरोध द्वारा खर्च कुल शक्ति कितनी होगी? तो ये 15,000 वाट। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में से किसे विलयन भी कहा जाता है? तो समांगी मिश्रण को विलयन भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। विलयन क्या होता है? विलयन किसे कहा जाता है? तो विलयन 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांग मिश्रण है, जिसमें किसी निश्चित ताप पर विलय और विलायक की अपेक्षित मात्राएं एक निश्चित समय तक निरंतर परिवर्तित हो सकती है। अच्छा, विलयन जो होता है, विलयन यह स्थायी और पारदर्शी होता है। स्थायी और पारदर्शी होता है, यानी पारदर्शक होता है, पारदर्शक होता है। अच्छा, विलयन में आप लोग बताएं, विलय की मात्रा अधिक होती है या विलाय की मात्रा अधिक होती है? तो विलयन में विलाय की मात्रा अधिक होती है और विलय की मात्रा कम होती है। विलायक में विलय मिलाया जाता है। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, तुल्यकारी उपग्रह के परिक्रमण की अवधि कितनी होती है? तो तुल्यकारी उपग्रह के परिक्रमण की अवधि लगभग 24 घंटा होती है। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। अच्छा, आप लोग बताएं, भारत के कौन से एंटी टैंक मिसाइल को दागो और भूल जाओ कहा जाता है? तो नाग एक एंटी टैंक मिसाइल है जिसे दागो और भूल जाओ
के नाम से प्रसिद्ध है। पिनाका, पिनाका क्या है? पिनाका क्या है? मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर। मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है जो डीआरडीओ ने बनाया है। यह मात्र 44 सेकेंड में 12 रॉकेट छोड़ सकते हैं। 44 सेकेंड में 12 रॉकेट छोड़ सकते हैं। अच्छा, पृथ्वी अग्नि ये बैलिस्टिक मिसाइल है। भारत का प्रथम उपग्रह था आर्यभट्ट, जो अप्रैल 1975 में छोड़ा गया था। आर्यभट्ट को अप्रैल 1975 में छोड़ा गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाने पर उसके आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो जब भी पेंडुलम को हम लोग चंद्रमा पर ले जाएंगे तो उसका आवर्तकाल बढ़ जाएगा। आवर्तकाल बराबर फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई रूट अंडर L/G, यानी अगर G बढ़ेगा तो T घटेगा। अगर चंद्रमा पे जाते हैं तो चंद्रमा पे G का मान पृथ्वी के G के मान का 1/6 होता है। 1/6 होता है, यानी पृथ्वी पे 6 है तो वहाँ 1 हो जाएगा, यानी कम होता है। तो जैसे ही हम लोग ले जाएंगे तो G का मान कम होगा तो उसका आवर्तकाल क्या होगा? क्योंकि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो ये T का मान बढ़ जाएगा। गर्मी के दिनों में, अच्छा, गर्मी के दिनों में जो लोलक की लंबाई बढ़ जाने के कारण घड़ी क्या हो जाती है? सुस्त हो जाती है। घड़ी क्या हो जाती है? सुस्त हो जाती है और उसका आवर्तकाल बढ़ जाता है। यानी लंबाई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट अंडर L और T इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट अंडर G, यानी 1/√G। प्रश्न है, एक्स किरण किस प्रकार की तरंग है? एक्स किरण विद्युत चुंबकीय तरंग है। एक्स किरण विद्युत चुंबकीय तरंग है। गामा किरण, अवरक्त किरण, दृश्य किरण, पाराबैंगनिक किरण और रेडियो तरंग, ये सारे विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है। अनुदैर्घ्य तरंगे, ध्वनि तरंगे और ज्वालामुखी के समय उत्पन्न पी तरंगे, ये अनुदैर्घ्य तरंगे होती है। प्रकाश अनुप्रस्थ तरंगे होती है और ज्वालामुखी के समय की एस तरंगे, जलीय तरंगे, ये अनुप्रस्थ तरंगे होती है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, जब किसी वस्तु को 2 समानांतर समतल दर्पणों के बीच रखा जाता है तो बने हुए प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी? तो अनंत प्रतिबिंब बनेंगे। कितने प्रतिबिंब बनेंगे? अनंत प्रतिबिंब बनेंगे। अच्छा, आप लोग बताएं, समतल दर्पण में अपना पूरा शरीर का प्रतिबिंब बनाने के लिए दर्पण की लंबाई कितनी होनी चाहिए? तो उस वस्तु का आधा होना चाहिए। उस वस्तु का जब आधा लंबाई का अगर समतल दर्पण होगा तो पूरा प्रतिबिंब आप शीशा में देख सकते हैं, दर्पण में देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, वर्णद्धता नामक रोग किसके प्रयोग द्वारा दूर किया जा सकता है? तो ये बीमारी का इलाज नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। अच्छा, दूरदृष्टि दोष। दूरदृष्टि दोष किसके द्वारा ठीक किया जाता है? उत्तल लेंस के द्वारा। निकट दृष्टि दोष किसके द्वारा? अवतल लेंस के द्वारा। अच्छा, आप लोग बताएं, जरा दृष्टि दोष के उपचार में किस लेंस का प्रयोग होता है? तो बाइफोकल लेंस, बाइफोकल लेंस का प्रयोग होता है। और अबिंदुकता, अबिंदुकता में किसका प्रयोग होता है? अबिंदुकता में बेलनाकार लेंस का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है? बेलनाकार लेंस का प्रयोग होता है। प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन एक निष्क्रिय गैस का उदाहरण है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑर्गन। ऑर्गन क्या है? निष्क्रिय गैस। कुल 6 निष्क्रिय गैस हैं, देख लेते हैं कौन कौन। हीलियम, नियोन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जेनन और रेडॉन, ये 6 निष्क्रिय गैस हैं। निष्क्रिय गैस की खोज किसने किया? रेमजे ने किया। किसने किया? रेमजे ने किया। एग्जाम में आया हो क्वेश्चन। सबसे हल्का निष्क्रिय गैस हीलियम, सबसे भारी रेडॉन। रेडॉन वायुमंडल में नहीं पाए जाते, इसे प्रयोगशाला में बनाया जाता है। चलिए दोस्तों, अंतिम प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, आतिशबाजी में हरा रंग किसके कारण दिखाई देता है? तो आतिशबाजी में हरा रंग बेरियम के कारण दिखाई देता है। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। स्ट्रांसियम के कारण लाल रंग दिखाई देता है। स्ट्रांसियम के कारण लाल रंग दिखाई देता है। और आतिशबाजी में पीला रंग सोडियम के कारण, पीला रंग सोडियम के कारण। दोस्तों, ये 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों का सेट था जो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न थे सभी एग्जाम के लिए। वीडियो आप लोग पूरा देखिएगा
और वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दिएगा और अपने अपने ग्रुप में शेयर कर दिएगा। धन्यवाद, धन्यवाद दोस्तों।